हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉल्ट एक्ट के बारे में। तो 1935 का जो एक्ट पास किया गया था 1935 में उसमें कुछ खामियां थी, क्रिटिसिज्म था। जैसे उसमें बोला गया था वोट जो है ओनली 14% पॉपुलेशन को दी गई थी, और साथ साथ जो गवर्नर होगा उसी को तमाम तरह के इख्तियारात पावर्स दिया गया था लॉ मेकिंग का। साथ ही साथ ट्राई टू डिवाइड, यानी कि वोटिंग का जो सिस्टम था डिवाइड करने की बात कर दी गई थी, जहाँ पे कहा गया था कि मुसलमान, हिंदुस्तानी जो ईसाई थे, हरिजन थे, यूरोपीय जो थे, उन लोगों को अलहदा अलहदा तरीके से इंतखाब करने का हक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइड करने की बात कर दी गई थी। ठीक है, तो ये तमाम रीजन थे जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद स्टेट मिशनरी की बात करते हैं। हिंदुस्तान में एक नया टॉपिक शुरू होता है, द स्टेट मिशनरी फॉर सपोर्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये शुरू होता है। इसके तहत क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रॉल्ट एक्ट के बारे में। तो जब पहली आलमी जंग हुई तो पहली आलमी जंग के ज़माने में ही इंकलाबी बर्पा होने लगे थे, और कहीं ना कहीं इंकलाबियों को दबाने के लिए जो अंग्रेजी सरकार थी वो इंडियन डिफेंस एक्ट नाफिज कर देती है। इंडियन डिफेंस एक्ट जब नाफिज होता है तो इसके खिलाफ जो है आवाम के हक छीन ली जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, सर सिडनी रॉल्ट जो क्या करते हैं, एक सदारत बुलाते हैं, एक मीटिंग बुलाई जाती है, एक कमीशन बुलाया जाता है, और कमीशन में कुछ बातें, जैसे कि हिंदुस्तान की जो इनकलाबी तहरीक थी उसके हद को कम करना, यहाँ यानी कि अगर कहा जाए तो इनकलाबी को रोकथाम करना, इसके लिए ये कमीशन क्या करती है, गौर खोज करने लगती है। तमाम गौर खोज करने के बाद कुछ इस रिज़ल्ट पे पहुंचती है कि एक 1919 यानी कि 18 मार्च 1919 को एक रिपोर्ट पेश करती हैं। रिपोर्ट जो पेश करती है उसे हम लोग रॉल्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग इंडियंस जो है ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, यानी कि काला कानून। इसमें कुछ 5 क्लॉज थे, क्लॉज कह सकते हैं, कुछ रिप्रेजेंट किए गए थे। जैसे कि क्या बोला गया था, 5 बातें, कि किसी भी शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी तलाशी ली जाएगी। कोई भी शख्स अगर पकड़ा गया तो उनको उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और साथ ही साथ वारंट नहीं होगा उनके पास। दूसरी बात है, क्या बोली गई कि जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास यह हक होगा कि वो किसी भी मुलजिम को थोड़ी सी तफ्तीश करने के बाद 2 साल के लिए नज़रबंद कर दे। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा तफ्तीश किया जाएगा, पूरा डिटेल में जानने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तीसरी बातें क्या थी इसमें, कि यहाँ पे जो मुजरिम होंगे उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो बोला गया कि अदालत की जो फैसले होंगे वही आखिरी फैसला होगा, उसके खिलाफ कोई भी अपील करने की इजाज़त नहीं की जाएगी। जब ये तमाम बातें क्लाउज जो है आवाम की तरफ फैलती है तो इससे क्या होता है, आवाम इसके खिलाफ हो जाती है, इसकी बगावत करना शुरू करती है। तो ये जो रिपोर्ट पेश किया गया इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं कुछ बातें थी, कुछ पस मंज़र थे। जैसे क्या, पहला पस मंज़र क्या था, जो डिफेंस एक्ट को क्या किया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। हिंदुस्तान के जो डिफेंस एक्ट है उसको ख़त्म किया गया। इससे क्या हुआ, मुसलमान जो वैसे ही नाराज़ थे अंग्रेज़ों से। दूसरा, और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो तहरीकें थी वो वो उठ रही थी। रीज़न क्या था इसके पीछे, जो अंग्रेज़ी बरतानवी हुकूमत थी उनको क्या हुआ था, पहली आलमी जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। अब उस नुकसान को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ी सरकार क्या करेगी, नए नए तरीके लाएगी ताकि यहाँ के लोगों से पैसा लिया जा सके। तो अंग्रेजी सरकार क्या कर रही थी, नए नए तरीका ला रही थी महसूल वसूल करने का, जिससे जो है आवाम इसके खिलाफ होती थी। आवाम खिलाफ होगी तो कारखाने बंद कर दिए जाएंगे। जो भी सामान थे हिंदुस्तान के वो एकदम आसमान छूने लगे थे। साथ ही साथ फसल की कमी हुई थी जिसकी वजह से जो है अनाज उगा नहीं था। जब अनाज नहीं होगा, आवाम के पास पैसे नहीं होंगे, तो वो कहाँ से ला करके इतना सारा महसूल जमा करेंगे, जिसका नतीजा क्या हुआ, आवाम जो है इसके खिलाफ हुई थी। इन तमाम बातों को रोकने के लिए, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंतहा पसंद रहनुमा वो लोग इसके अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, अपने फ़ायदे को मुकम्मल करने के लिए अंग्रेजी सरकार जो है वो क्या करती है, रॉल्ट एक्ट लाती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे कि इसका क्या नतीजा था। ये 5 क्लॉज याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देता है।
यहाँ पे ये भी याद रखना है कि किस एक्ट के तहत इंडिया इंडिपेंडेंट एविडेंस एक्ट को रिफ्यूज़ कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो पंडित मोहन है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है और मुजिबुल हक है, ये जो है वे लोग क्या करते हैं, काउंसिल में इस्तीफ़ा दे देते हैं। गांधी जी जो है, गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं नॉन कॉपरेटर मूवमेंट, और एक कोटेशन इनका बहुत फेमस होता है, नो अपील, नो वकील, नो दलील। यानी कि ये जो अगर ब्लैक एक्ट जो है, इसमें क्या है, किसी को अपील करने की इजाज़त नहीं है, किसी को वकील रखने की इजाज़त नहीं है, साथ ही साथ कोई दलील नहीं दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं नो अपील, नो वकील और नो दलील की बात ही है। तो ये चीज़ जो है गांधी जी कहते हैं। साथ ही साथ इसका बहुत ज़्यादा जो है अवामी जो है, हिंदुस्तान के अवाम जो है इसके खिलाफ बगावत करती हैं, इसके खिलाफ जो है बोलती हैं। और गांधी जी कहीं ना कहीं हिंद स्वराज नामी किताब लिखते हैं, जिसमें जो है इस तमाम चीज़ों को दिखाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ न्यूज़पेपर थे उस वक्त के, तो उस न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें थी। जैसे एक न्यूज़पेपर है द इंडिपेंडेंट। इसमें उसमें रॉयल टैक्स को ब्लैक बिल नंबर 1 कहा गया। ठीक है। जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका की बात कर ले हम, तो अमृत बाजार पत्रिका में इसे गिगनेटिक ब्लंडर का नाम भी दिया गया है। ये तमाम बातें जो थी ये ब्लैक एक्ट के बारे में थी, रॉयल टैक्स के बारे में थी। अब जो है हम लोग सत्याग्रह का, रॉयल टैक्स का कुछ जो है रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या होता है। तो रिज़ल्ट में क्या होता है, 1919 को 1919 ईस्वी को, जो 24 फरवरी 1919 ईस्वी को मुंबई में क्या कहते हैं, इस खिलाफ रॉयल टैक्स के खिलाफ गांधी जी जो है सत्याग्रह शुरू कर देते हैं, सत्याग्रह इजलास की शुरुआत कर देते हैं। इसमें क्या होता है, रॉयल टैक्स के खिलाफ जो जितने सारे अवाम थी गांधी जी का साथ देना शुरू कर देती है। और सत्याग्रह में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना शुरू किया जाता है, सियासी नेटवर्क बनाया जाता है, जिसमें होम रूल लीग शामिल होते हैं, और भी जितने सारा इस्लाम पसंद ग्रुप थे उनको दावत दी जाती है कि आइए और आकर के शामिल होइए इस तहरीक में, सत्याग्रह तहरीक में। इसमें जमुना दास है, शंकर लाल बैंकर है, उमर सजानी है, इन लोगों का नाम जो है बहुत फेमस है। ये लोग क्या कहते हैं, और जब बहुत सारे मुस्लिम रहनुमा जो लीडर थे उनको भी बुलाया जाता है, उनको भी शामिल किया जाता है, और सत्याग्रह जो तहरीक शुरू की जाती है रॉयल टैक्स के खिलाफ। और साथ ही साथ हिंदुस्तान में जो है हड़ताल की अपील की जाती है कि तमाम जो है आवाम है इसके खिलाफ हड़ताल शुरू कर दे। और देखा किया जाता है 30 मार्च को हड़ताल शुरू हो जाता है, और हड़ताल में बहुत सारी गोलीबाजी भी होती है, और बहुत सारे लोग, देखा जाए 10-15 लोग मारे जाते हैं। इस चीज़ को, इन तमाम वाक़यात को गांधी जी क्या करते हैं, अपने जो अखबार का नाम है हिंद स्वराज। इस अखबार में वो क्या करते हैं, तमाम चीज़ों को बयान करते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद क्या किया जाता है, फ़रोख्त कर देते हैं। लेकिन मुंबई जो हुकूमत है 1910 ईस्वी में, मुंबई जो है इसको क्या कर देती है, मुंबई बोल सकते हैं, इस पर बैन लगा देती है, बोलती है कि बैन लगा दिया जाएगा, ये जो है ये इस बुक को पास नहीं किया जाएगा। इसी चीज़ के खिलाफ जो है 8 अप्रैल को गांधी जी क्या करते हैं, मुंबई से जाते हैं दिल्ली इस चीज़ को पास कराने के लिए। लेकिन होता क्या है कि हुकूमत जो है इनको जो है ना अपनी नज़र में रखी रहती है। इससे क्या होता है, जब वो दिल्ली के नज़दीक जो है गाड़ी से जा रहे होते हैं तो उनको उठा करके फेंक दिया जाता है और वापस जो है मुंबई भेज दिया जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस चीज़ की खबर जब फैलने लगती है तो तमाम आवाम जो है इसके खिलाफ़ हो जाते हैं, और खिलाफ़ होने के बाद जगह जगह आग लगाने लगते हैं, और तशद्दुद पे काबू पाने के लिए अंग्रेज़ी सरकार क्या करने लगती है, बहुत सारे लोगों को जख्मी कर देती है, गोली मार देती है। आवाम जो है बौखला चुकी थी कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया रहता है। अमृतसर में, पंजाब में जब इस बात की खबर फैलती है तो बहुत सारे बड़े बड़े रहनुमा जो है वो इसके खिलाफ़ बगावत करना शुरू कर देते हैं, और उन लोगों को भी अंग्रेज़ी हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है। काफ़ी ज़्यादा फायरिंग होती है। इसके बाद जो है बरतानवी हुकूमत क्या करती है, बैंकों में, डाक खानों में, रेलवे स्टेशनों में, सब जगह पर अपने इसको तैनात कर देती है, और आवाम भी बौखलाई रहती है। और दूसरी तरफ जो है वो जो है हिंदुस्तानी जो लोग थे, आवाम थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करते रहते हैं, जगह जगह उनको लूट मार की जाती है।
जगह जगह हड़तालें मनाई जाती हैं। जैसे कि एक हड़ताल किया गया था 6 अप्रैल या 11 अप्रैल के दिन, वो मस्जिद से हिंदू और मुसलमान जो है एक रैली निकालते हैं, रैली निकाल करके इसके खिलाफ बगावत करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ज़्यादातर हिंदुस्तानी जख्मी हो जाते हैं, मुसलमान जो है जख्मी हो जाते हैं, हिंदू भी। तो ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसे ही हम लोग रॉयल टैग के नाम से जानते हैं। इसकी अहमियत आखिर क्या है? ये तो हुआ कि रॉयल टैग क्या था, कब पास किया गया, इसकी अहमियत क्या थी। तो कहीं ना कहीं देखा गया है जो सत्याग्रह चलाया गया था, इसके खिलाफ जो है अवाम जो समझ चुकी थी कि अब जो है हम लोग को क्या करना है, इसके खिलाफ बगावत करनी है। साथ ही साथ गांधी जी की जो सत्याग्रह तहरीक थी वो तमाम तबकों को लेकर के थी। इसमें जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं किया गया था, तमाम लोगों को एक साथ लेकर के बगावत की गई थी। और जो है अवाम जो है सब मिल करके अवाम ने रॉयल टैग के खिलाफ मजम्मत की थी, बगावत की थी। और जो है अंग्रेजी हुकूमत को या फिर बरतानवी हुकूमत को इस सोचने पे मजबूर कर दिया था कि अब जो है इनके दिन 4 ही रह गए हैं हिंदुस्तान में। और कहीं ना कहीं रॉयल टैग जो है इसमें गांधी जी की भी गलती थी, लेकिन जिसकी वजह से ये जो है सत्याग्रह कामयाब नहीं हो पाती है, रॉयल टैग को पास किया गया रहता है। बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे जो हम लोग जलियांवाला बाग का वाक़या को पढ़ेंगे।